छायावाद की आज हमारी दूसरी क्लास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक क्लास को पढ़ चुके हैं और बदलते हुए पैटर्न के अनुसार काफी इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास रहने वाली है। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला की जन्म तिथि को लेकर आलोचकों में मतभेद है। सबसे पहले इस चीज को आपको याद रखना है और यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट ये तथ्य है। इसमें आपको याद रखना है किस-किस के अनुसार यहाँ पर अलग-अलग कौन-सा जो तिथि है वो मानी जाती है, तो यहाँ पर भी ये रेफ़रेंस मैंने डाल रखा है। तो निराला की जन्म तिथि को लेकर जो आलोचक हैं वो क्या मानते हैं? 1896 ईस्वी इनका जो जन्म है वो किसने माना है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य कोश नामवाची आपका ग्रंथ है 1897 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा माना गया है, जबकि 1899 ईस्वी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने माना है। 1899 आप जानते हैं हम सभी 1899 ईस्वी है जो सर्वमान्य है और जिसे हम सब लिखते भी हैं। इसमें और ये कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में वसंत पंचमी के दिन, ठीक है? वसंत पंचमी का दिन था और रविवार का दिन था। इनके पूर्वज उन्नाव जिले के रहने वाले थे। ये आपको याद रखना है, इनके जो पूर्वज थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो उन्नाव जिले के रहने वाले थे। लेकिन जो सूर्यकांत निराला जी का जो जन्म हुआ था, वो जिला मेदिनीपुर बंगाल के अंदर हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका निधन 1962 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है? नगेंद्र जी के अनुसार इनका जो निधन है वो 1962 में हुआ था, इलाहाबाद के अंदर। तो ये जो पॉइंट है वो आप अच्छे से थोड़ा याद रख लेना और इस क्लास में आपको काफ़ी सारे तथ्य नए-नए देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें नई-नई देखने को मिलेंगी, ठीक है? बहुत सारे प्रश्न बदलते हुए पैटर्न के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास ज़रूर देख लेना, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी तरह से आपको कंटेंट को थोड़ा गहराई से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि रविवार के दिन जन्म होने के कारण इनके सूरज कुमार यानी कि सूरज कुमार एवं सूर्य कुमार आदि नाम भी मिलते हैं। ठीक है, सूर्यकांत जी का जो नाम है वो मूल नामों में अगर हम बात करें तो रविवार रविवार आप जानते हैं किस दिन का, ये सूर्य का वार कहा जाता है इसको। रवि का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है, तो इसे सूर्य का वार कहा जाता है। इस दिन सूरज कुमार सूर्य कुमार आदि नाम मिलते हैं। इनके पिता का नाम था पंडित राम साय और माता का नाम था रुक्मणी देवी। पत्नी का नाम था मनोहरा देवी और पुत्री का नाम था सरोज। प्रथम विश्व युद्ध की महामारी में इनकी पत्नी का निधन हो गया था, ये आपको याद रखना है। एकमात्र पुत्री थी, सरोज ही जीवित रही। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो एक महामारी में इनकी पत्नी का निधन हो गया था और उसके बाद केवल अरे भाई, एकमात्र पुत्री इनकी सरोज ही जीवित रही। शादी के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी बेटी 18-19 साल की थी तो शादी उसकी करा दी और उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। निराला रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक परिवेश से अत्यधिक प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी विवेकानंद जी ने, ठीक है? और निराला इन दोनों से बहुत ही प्रभावित थे इनके दार्शनिक परिवेश से। ठीक है, आज थोड़ी-सी मतलब देखो खाँसी-वाँसी सी हो रही है 2-3 दिनों से, लेकिन क्लास लेना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं ले रही हूँ। तो माफ़ करना भई, है ना? डिस्टर्ब नहीं होना, आप क्लास देख लेना, आगे बंद हो जाएगी। उपनामों की अगर बात करें तो नए कवियों का गोरखनाथ निराला जी को कहा जाता है बसंत का अग्रदूत, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, पथ प्रदर्शक, ठीक है? इन सबका पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। मतवाला पत्र का संपादन संभालने के बाद अपने निराले व्यक्तित्व के अनुरूप इन्होंने निराला उपनाम रख लिया था। ये मतवाला जो पत्र था इसका संपादन किया था किसने? निराला जी ने और इसके बाद अपने निराले व्यक्तित्व के अनुसार ही इन्होंने अपना नाम भी निराला रख लिया था। तो इतने सारे ही उपनाम याद रखना। गंगा प्रसाद पांडेय द्वारा महाप्राण निराला आलोचना ग्रंथ में इनको महाप्राण उपनाम भी प्रदान किया गया था। महाप्राण निराला के रूप में
ये जो नाम है वो किसने दिया था? तो ये गंगा प्रसाद पांडे जी ने दिया था। और ये ग्रंथ लिखा था महाप्राण निराला के नाम से गंगा प्रसाद पांडे जी ने। इसमें महाप्राण नाम दिया था। महाप्राण नाम देने का कारण ये था कि जो निराला जी थे ये अपने ग्रंथों में महाप्राणों का जो महाप्राण होते हैं, महाप्राण व्यंजन या वर्ण होते हैं, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया करते थे। तो ये कारण था महाप्राण देने के पीछे। आलोचकों द्वारा निराला जी को छायावाद का सलाहकार पुरुष और छायावाद का रुद्र या महेश भी कहा जाता है। निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुक्तक छंद को केंचुआ या रबड़ छंद भी कहा जाता है। ठीक है, मुक्तक मुक्तक छंद को केंचुआ या रबड़ छंद भी कहते हैं। आगे निराला ने कवित्त छंद को हिंदी का जातीय छंद बताया है। ठीक है, निराला ने कवित्त छंद को क्या कहा है? हिंदी का जातीय छंद कहा है। भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति भी चाहती है। ठीक है, भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति भी चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। ये माधुरी पत्रिका में लिखा गया है। ठीक है, माधुरी पत्रिका में ये लिखा गया है। और आगे निराला जी कहते हैं कि मनुष्य की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना होती है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये परिमल की भूमिका में लिखा गया है। ठीक है, माधुरी पत्रिका में ये वाला पॉइंट है जो लिखा गया है। और इसके अलावा मनुष्य की मुक्ति की जब बात करते हैं निराला जी, तो ये परिमल की भूमिका में लिखा गया है। कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं है, बल्कि कवित्व का पुरुष गर्व है। ठीक है, कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, बल्कि कवित्व का पुरुष गर्व है। ये माधुरी पत्रिका में लिखा गया है। इन्होंने 3 पत्रों का संपादन किया है। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले रामकृष्ण मिशन के समन्वय पत्र का भी संपादन किया था। दूसरा है 1923-24 ईस्वी में महादेव बाबू के सहयोग से मतवाला पत्र के संपादक मंडल में भी शामिल हुए थे। क्या दूसरा 1923-24 ईस्वी में महादेव बाबू के सहयोग से मतवाला पत्र के संपादक मंडल में शामिल हुए। आगे मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ ध्येय वाक्य के रूप में लिखित निम्न पंक्तियां हैं जो निराला जी ने तैयार की हैं। ठीक है, मतवाला पत्र का जिसका संपादन करते थे, तो निराला उस पर कुछ मुख्य पृष्ठ पर ही, यानी कि जो फ्रंट पेज जिसे हम कहते हैं, ध्येय वाक्य के रूप में कुछ पंक्तियां लिखी रहती थी जो निराला जी ने खुद से तैयार की थी। और ये पंक्तियां हैं, अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। ठीक है, तो जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट के रूप में हम कुछ ध्येय वाक्य लिखते हैं किसी भी चीज के लिए, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। आगे तीसरा, रंगीला नामक पत्र के तो निराला जी संपादक, लेखक एवं प्रूफ रीडर अर्थात संपूर्ण दायित्व के रूप में काम करते थे। ठीक है, तीसरा जो रंगीला नामक पत्र था, रंगीला नामक पत्र के तो निराला जी संपादक तो थे ही, साथ में लेखक और प्रूफ रीडर के रूप में भी काम इन्होंने किया था। निराला जी सुधा पत्रिका में लंबी अवधि तक एक संपादकीय लेखक रहे थे। ये भी ध्यान रखना है। तो सुधा, मतवाला, रंगीला, माधुरी पत्रिका, ठीक है, इन सब का संपादन आपने किया है। विशेष कुछ विशेष है इनके बारे में जो देखते हैं। प्रभा पत्रिका, प्रभा पत्रिका बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा संपादित है। प्रभा पत्रिका, इसमें भावों की भिड़ंत है ना। प्रभा पत्रिका जो कि नवीन जी के द्वारा संपादित होती थी, उसमें भावों की भिड़ंत नामक एक लेख प्रकाशित हुआ था। जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं कि निराला की बहुत सी कविताएं रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है। ठीक है, निराला की बहुत सी जो कविताएं हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है। ये इसमें सिद्ध किया गया है भावों की भिड़ंत में। इस लेख ने तत्कालीन साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी। आगे प्रथम कविता के रूप में अगर देखें तो जूही की कली, निराला जी की जूही की कली प्रथम कविता के रूप में जानी जाती है, जो 1916 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यही सर्वमान्य है। जबकि रामविलास शर्मा ने प्रथम कविता को माना है, तो ये भारत माता की वंदना को माना है। ठीक है, ये दोनों को पॉइंटों को याद रखना है। रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना को माना है 1920 ईस्वी। प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें तो प्रमुख ग्रंथ काव्य संग्रह इनका देखते हैं। सबसे पहले आता है अनामिका 1923 ईस्वी। ये क्रम से और प्रकाशन वर्ष सहित आपको याद करने हैं, इसीलिए यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936,
तुलसीदास 1938, अनीमा 1943, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 53, गीत गुंज 1955, राम की शक्ति पूजा 1936, इंपॉर्टेंट है। सरोज स्मृति 1935 में लिखा गया था, ठीक है। सरोज स्मृति जो बेटी की मृत्यु शोक पर लिखा था। और चतुरी चमार, राम विराग, राग विराग इनकी एक रचना है। गरम पकौड़ी, रानी और कानी स्फटिक शिला, ये सारी आपको काव्य संग्रह हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अनामिका तथा गीत गुंज में 2-2 संस्करण प्रकाशित हुए थे, ठीक है। अनामिका और गीत गुंज के दोनों के 2-2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। अनामिका सर्वप्रथम सबसे पहले 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 1923 ईस्वी में अनामिका प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान देना। आगे गीत गुंज 1954 में पहली बार और फिर 1959 में दूसरी बार प्रकाशित हुआ था। प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो प्रथम काव्य संग्रह आपका अनामिका 1923 और अंतिम काव्य संग्रह इनका कौन सा है तो सांध्य कांकलिय जो 1969 ईस्वी में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। तो ये लास्ट वाला भी, इनका अंतिम वाला भी काफी बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं, अनामिका एवं परिमल कविता संग्रह में प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण एवं रहस्यवादी कविताएं वर्णित हैं, ठीक है। इसमें संकलित की गई हैं। अनामिका और परिमल जो काव्य संग्रह है, उसमें प्रकृति प्रेम और सौंदर्य चित्रण और रहस्यवादी कविताओं को संकलित किया गया है। ये आपको याद रखना है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक कर देना सारे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ना, जितना आप सपोर्ट करेंगे, उतना ही अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो पूरा हिंदी साहित्य कराने के लिए मैंने निश्चय किया है, पूरा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखिए। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। परिमल में प्रमुख प्रसिद्ध कविता कौन-कौन सी हैं? परिमल में जो कविताएँ संकलित हैं, उनको याद रखना। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, भिक्षुक, विधवा, बहू, तीन, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, ठीक है। पंचवटी नाम से जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखी है और पंचवटी प्रसंग किसकी है? ये निराला जी की है। निराला जी की प्रसिद्ध कविताओं की अगर बात करें, तो कविताओं में कौन-सी आती हैं? बादल राग इनकी कविता है, सांध्य सुंदरी ये कविता है, यमुना के प्रति कविता है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति, वह तोड़ती पत्थर और जूही की कली, ये सभी कविताओं के रूप में जानी जाती हैं। अन्य कविताओं की बात करें तो जो बार-बार देखो ये कुछ तो होती है प्रसिद्ध कविताएँ, ठीक है? प्रसिद्ध कविताएँ जो बार-बार पूछी जाती हैं, कुछ होती है अन्य कविताएँ। लेकिन आजकल जो बदलते हुए पैटर्न के अनुसार जो अन्य चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो अन्य कवि हों, चाहे वो अन्य रचनाएँ हों, चाहे अन्य कविता हों, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठ रहे हैं, है ना? तो इसीलिए इनको अच्छे से याद रख लेना। अन्य कविताओं में सच है, जागो फिर एक बार ये पूछी जाती है, प्रेयसी, रेखा, महाराज शिवाजी के पत्र, सैफा लिखा, तुम और मैं भिक्षुक। ये तुम और मैं भिक्षुक ये अन्य कविताओं में शामिल हैं। परिमल में छायावाद के साथ-साथ प्रगतिवादी कविताएँ भी हैं, ठीक है? प्रगतिवादी कविताएँ भी हैं किसके अंदर? परिमल में छायावाद के से संबंधित कुछ कविताएँ रखी गई हैं और प्रगतिवाद से संबंधित। गीतिका में निराला ने अपनी भावना को संगीत के स्वरों में प्रस्तुत किया है। ये जो गीतिका रचना है उसमें निराला ने अपनी भावना को संगीत के स्वरों में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास, अब इनका थोड़ा-सा जो तुलसीदास रचना है 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि आपने अगर सभी का डिटेल नहीं पढ़ा ना तो आपको नुकसान होगा, आगे जाके सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कंटेंट को बहुत डीप पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है। इसमें यह श्रेष्ठ प्रबंधात्मक रूप लिया हुआ काव्य। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी। एक बच्चे का कल कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे मैम ये जो नोट्स आप पढ़ा रही हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कहाँ से पढ़ा रही हैं? मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे को ये लगता है कि मोबाइल पर प्रमाणित चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मैं उनकी तसल्ली के लिए बता दूँ, जिन बच्चों को ये शक है या जिनको ये लगता है कि यहाँ से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। ये सारे जो नोट्स हैं सभी मूल किताबों से बनाए गए हैं, चाहे वो शुक्ल जी, नगेंद्र जी, इसीलिए यहाँ पर इतना सारा रेफ़रेंस आपको देखने को मिलता है ना? बार-बार कि किसका कौन कितना प्रकाशन मानता है, कौन कितना प्रकाशन वर्ष मानता है, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि सभी सारे नोट्स मूल किताबों से तैयार किए गए हैं, है ना? इसमें गलती के चांसेस वैसे वैसे तो बिल्कुल ही बहुत कम है ना? 0.1% हो सकता है, मैं ये नहीं कहती गलती नहीं होगी, हो भी सकती है, आप बता दीजिएगा। लेकिन फिर भी इसमें 0.1 ही कोई गलती आपको मिलेगी। तो इसीलिए आप बेझिझक इनको पढ़ सकते हो, है ना? इसमें यह श्रेष्ठ प्रबंधात्मक रूप लिया हुआ काव्य है जो तुलसीदास है।
इसमें तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिक्रिया का प्रयास भी किया गया है। तुलसीदास को पत्नी द्वारा फटकार लगने पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर राम उपासना में लीन होने की धारणा का वर्णन इसमें किया गया है। पत्नी यानी कि तुलसीदास की जो पत्नी थी रत्नावली, जब उन्हें फटकार लगाती है तो वो अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके चले जाते हैं और उसके बाद ही वो राम की उपासना करने लगते हैं और उसके बाद ही वो बड़े भक्त के रूप में जाने जाते हैं और रामायण की रामचरितमानस की रचना भी वो बाद में ही करते हैं। इस रचना के आधार पर निराला के सर्वप्रिय कवि तुलसीदास बताए गए हैं। इसमें सबसे कठिन छंद का एवं तुक का पालन किया गया है। कुल इसमें 101 छंद हैं, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। जो तुलसीदास नामक रचना है निराला जी की, इसमें कुल कितने छंद है तो 101 छंद हैं। इसे प्रबंध काव्य में खंड काव्य कहा जाता है, ठीक है। प्रबंध काव्य में खंड काव्य की संज्ञा इसको दी गई है, थोड़ा अच्छे से देख लेना इस पॉइंट को। आगे देखते हैं सरोज स्मृति जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ शोक गीत है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत है सरोज स्मृति, ये ध्यान रखना। शोक गीत एक 18 वर्षीय पुत्री की करुण स्मृति में लिखा गया है। निराला जी ने के अपने बड़े ही प्यार से माँ और बाप दोनों की जगह लेकर के अपनी बेटी को पाला था, लेकिन 18 वर्ष होने के बाद में उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद एक शोक गीत लिखते हैं सरोज स्मृति। सरोज उनकी बेटी का नाम था। करुण स्मृति में लिखी गई है। इसमें निराला ने अपनी बेटी के बदलते मानसिक व शारीरिक परिवर्तनों को बेहिचक लिखा है। इसमें करुण वात्सल्य रसों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक व्यंग्यपरक व प्रतीकात्मक रचना है। इसमें पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है, ठीक है। जो कुकुरमुत्ता है उसमें पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य भी किया गया है। ये ध्यान रखना कुकुरमुत्ता जो है कंटीला होता है, ठीक है? और ये पूंजीपतियों का प्रतीक है। आगे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ना करके उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, ठीक है? इसमें जो कुकुरमुत्ता है उसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है लेखक ने, बल्कि उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया है। प्रतीक शैली को अपनाते हुए पूंजीवाद वर्ग का प्रतीक गुलाब व श्रमिक वर्ग का प्रतीक कुकुरमुत्ता को बताया है, ठीक है। पूंजीवाद वर्ग का जो प्रतीक है वो गुलाब को बताया है। कुकुरमुत्ता में गुलाब और कुकुरमुत्ता दोनों ही आते हैं, ठीक है। गुलाब को बताया और श्रमिक वर्ग का जो प्रतीक है वो कुकुरमुत्ता को बताया गया है। ये जीवटता संघर्ष एवं एकांकी जीवन का जीवंत दस्तावेज है। जो कुकुरमुत्ता रचना है वो जीवटता संघर्ष एवं एकांकी जीवन का जीवंत दस्तावेज है। इसमें कवि ने सर्वाहारी वर्ग की प्रशंसा की है और धनवान लोगों की निंदा इसमें की गई है। सर्वहारी यानी कि जो मजदूर वर्ग है उसकी प्रशंसा की गई है और धनवान लोगों की निंदा की गई। नए पत्ते जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था, ये इनका जो ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ना, है ना? मुझे कोई शौक नहीं है आपको लंबी-लंबी क्लास पढ़ाने का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। भले ही आप बार-बार एमसीक्यू, पीवाईक्यू मत करिए, आप इस तरह का कंटेंट पढ़िए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी, और पढ़ लिया है तो भी आप रिवीजन के तौर पर इसको पढ़िए। फिर देखना आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। नए पत्ते 1946 में इसमें कवि की 7 व्यंग्य प्रधान कविताएं संग्रहित हैं। नए पत्ते में 7 व्यंग्य प्रधान कविताएं संग्रहित हैं। ये स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। ठीक है, निराला जी स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उनके जन्मदिन पर ही सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी मनाया जाता है। यानी कि निराला जी के जन्मदिन पर ही सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पड़ता है। रामविलास शर्मा ने इन्हें ओज एवं आदित्य का कवि बताया है। द्विवेदी युगीन कवियों द्वारा इनका सर्वाधिक विरोध किया गया है, ठीक है? ये ध्यान रखना। जो नए पत्ते हैं ना, इसमें कवि की 7 व्यंग्य प्रधान कविताएँ संग्रहित है, ये ध्यान रखना और इसके अलावा ये पॉइंट याद रखना, द्विवेदी युगीन जो कवि हैं, उनके द्वारा इनका सर्वाधिक विरोध किया गया है निराला जी का, ठीक है? भावों की भिड़ंत जो लेख लिखा था नवीन जी की पत्रिका प्रभा में, उससे प्रकाश में आया था कि जिसमें ये सिद्ध किया गया कि निराला की बहुत सी कविता रविन्द्रनाथ टैगोर की नकल है, जो हम ऊपर देख चुके हैं। रविवार को जन्म लेने के कारण इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था, जिसे बदलकर 1917-18 में जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, ठीक है? लिखना शुरू किया तो इन्होंने सूर्यकांत नाम रख लिया था। ठीक है? निराला ने कवित्व छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला की जो तुलना है वो अमेरिकी कवि वाल्ट हिटमैन से की गई है। जैसे से याद रखना, निराला की तुलना किससे की जाती है तो अमेरिकी कवि है वाल्ट हिटमैन। राष्ट्रवादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला को शताब्दी का कवि कहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नामवर सिंह क्या कहते हैं कि निराला की कविता को शताब्दी का काव्य कहा है। देखिए,
शताब्दी का कवि किसने माना है? तो नंद दुलारे जी ने माना है। शताब्दी का काव्य किसने कहा है इनकी कविताओं को? तो वो नामवर सिंह ने कहा है। दोनों क्वेश्चन अलग-अलग हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? निराला जी को विविधताओं का कवि कहते हैं। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं? चली आ रही छंद परंपरा, चली आ रही छंद परंपरा या रूढ़िबद्ध का निषेध कर नूतन छंद की खोज की है। ठीक है, निराला जी के लिए कहते हैं कि चली आ रही जो छंद परंपरा थी उसका निषेध किया है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मुक्तक छंद को शुरू किया था। और नूतन छंद की खोज किसने की है? तो निराला जी ने किया है। रामविलास शर्मा जी के अनुसार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि हैं। क्या आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता के से संपन्न कवि किसको बताया है? तो ये निराला जी को बताया गया है। छंद के संदर्भ में निराला का विद्रोह अधिक स्पष्ट और मुखर दिखता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि निराला के नए छंद नए मनोभावों को जन्म देते हैं। ठीक है, निराला के जो नए छंद है वो नए मनोभावों को जन्म देते हैं। नेमी चंद्र जैन जी क्या कहते हैं कि इस प्रकार की नई अनुभूतियों, भावनाओं, कल्पना, चित्रों तथा नवीन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति करने के लिए नए-नए माध्यमों की भाषा, छंद व शैली के अगुआ हैं। ये नेमी चंद्र जैन जी ने कहा है। गीतिका ये श्रृंगारिक गीतों का संग्रह है। ठीक है, गीतिका जो है, गीतिका आपकी जो रचना है वो श्रृंगारिक गीतों का संग्रह इसमें किया गया है। चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंग रूटों के फौजी इस पत्र के नियमित शीर्षक थे। ठीक है, गीतिका जो पत्र है, गीतिका जो रचना है उसमें चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंग रूटों के फौजी इस पत्र के नियमित शीर्षक रहे हैं। नामवर सिंह ने इन्हें छंदों का गुरु भी बताया है। ठीक है, नामवर सिंह ने छंदों का गुरु कहा है। पंत जी ने निराला को संवेदनशील कवि कहा है। शुक्ल जी ने निराला को बहु वस्तु स्पर्शनी कवि प्रतिभा का कवि कहा है। याद रखना, शुक्ल जी ने निराला को क्या कहा है? बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का कवि। बादल राग नामक कविता का आगे चलकर रामविलास शर्मा जी ने संपादन किया था। प्रमुख पंक्तियों की इनकी बात करें तो प्रमुख पंक्तियों में वैसे तो काफी सारी पंक्तियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक दो पंक्तियां इनको देख लेना। चाट रहे झूठी पत्तल वे कवि सड़क पर खड़े हुए, अबे सुन वे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आव, खून चूसा खाद का तूने, अशिष्ट डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, धन्य में पिता निरर्थकता कुछ भी तेरे हित ना कर सका। ये सरोज स्मृति से लिया गया है, याद रखना। आगे उपन्यास, इनके उपन्यासों की बात करें तो 4 उपन्यास निराला जी ने लिखे हैं। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936 और प्रभावती 1936। ठीक है, ये क्रम से आपको याद रखना है। निराला जी के अपूर्ण उपन्यासों की बात करें तो चमेली 1941 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1946 और काले कारनामे 1950 और इसके बाद आता है इंदु लेखा। ठीक है, ये सभी अपूर्ण उपन्यास हैं। अनुदित उपन्यासों की बात करें तो आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, कृष्ण कांत का बील और युगल अंगुलीय, देवी चौधरानी, राज रानी, विश्व वृक्ष, राज सिंह इत्यादि। ठीक है, ये सभी आपके अनुदित उपन्यासों के रूप में जाने जाते हैं। रेखा चित्रों की बात करें तो 2 रेखा चित्र आपके मिलते हैं, कुल्ली भाट 1939 और बिल्लेश्वर बकरिया 1941 में। दोनों को याद रखना। निबंध संग्रहों की बात करें तो प्रबंध पद्म 1934 ईस्वी 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1951, चयन 1957 और संग्रह 1963 ईस्वी। ये सभी आपके निबंध संग्रह हैं। कहानी संग्रह हैं निराला जी के। संदर्भ है यहाँ पर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। ये रामचंद्र तिवारी के जो बुक है वहां से उठाए गए हैं कहानी संग्रह। लिली 1933 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी, सुकुल की बीवी 1941, देवी 1948, चतुरी चमार 1945। सखी कहानी संग्रह का ही संशोधित रूप है। ठीक है, जो सखी है ये वाला सखी का ही सखी कहानी संग्रह का ही संशोधित रूप है। चतुरी चमार, ये याद रखना। आगे देखते हैं। समीक्षात्मक कृतियों की अगर बात करें तो रविंद्र कविता कानन। ठीक है, रविंद्र कविता कानन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये इनकी समीक्षात्मक कृति है। पंत और पल्लवी इसका प्रथम संस्करण 1928 ईस्वी और द्वितीय संस्करण 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो निराला की साहित्य साधना। ये निराला की साहित्य साधना ये 3 भागों में डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। आलोचनात्मक ग्रंथों में निराला की साहित्य साधना 3 भागों में डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। इसके प्रथम भाग 1969 ईस्वी में के लिए
रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है? ये आलोचनात्मक ग्रंथ निराला जी ने नहीं लिखा है, बल्कि निराला जी के लिए रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, और ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? जिसके लिए साहित्य अकादमी भी मिला था रामविलास शर्मा को। नाटक में बात करें तो पंचवटी प्रसंग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1916 ईस्वी में इनका हिंदी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1916 ईस्वी में जब इनकी जूही की कली प्रकाशित हुई थी, तो उसी समय हिंदी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण नाम से भी सरस्वती पत्रिका में छपा था। निराला जी का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली 8 खंडों में संग्रहित है, ये भी ध्यान देना। आगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे, आपको निराला जी से समझ में आ गया होगा कि क्लास काफ़ी अच्छी है ना? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे ही बता रहे हो कि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप सपोर्ट कर रहे हो। तो मेरा भी मन है कि मैं आपको पूरा फ्री ऑफ सब कुछ मतलब पढ़ा दूँ, है ना? बस आप सपोर्ट अपना बनाए रखना। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं है किया कर लेना, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना भाई। शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और हाइप भी ज़रूर कर देना। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गाँव में हुआ था। अल्मोड़ा जिले के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गाँव में हुआ था। ये ध्यान रखना, बचपन में ही माँ सरस्वती का निधन हो जाने से इनका पालन-पोषण प्रकृति की गोद में हुआ है। ठीक है, बचपन में ही पंत जी की माँ थी सरस्वती, उनका निधन हो गया, और इनका इसके बाद माँ का निधन हो जाने के बाद इनका जो पालन पोषण है वो प्रकृति की गोद में हुआ है। प्रकृति का महत्व नारी से भी ज्यादा माना है, ठीक है? प्रकृति का महत्व पंत जी ने नारी से भी ज्यादा माना है। और उसमें एक पंक्ति मिलती है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा धू लोचन। ठीक है, कैसे उलझा धू लोचन, लोचन यानी कि नेत्र। तो प्रकृति के महत्व के लिए यहाँ पर ये कविता लिखी गई है। आगे देखते हैं, ये भावनाओं के कवि हैं। ठीक है, जो पंत जी हैं वो भावनाओं के कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में संघर्ष, ममता, पौरुष का अभाव है। ठीक है, संघर्ष, ममता और पौरुष का अभाव मिलता है, क्योंकि माता का प्यार देखा नहीं है, है ना? तो इसका पता उनकी कविता आंसू की पंक्ति से चलता है। ये याद रखना है, पंत जी की भी एक कविता है आंसू जिसका नाम है, और ये जयशंकर प्रसाद की भी एक रचना है जिसका नाम क्या है, आंसू है, जो 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी। तो आंसू की एक पंक्ति यहाँ पर मिलती है, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का ज्ञान। तो ये कविताएं पंक्तियां आंसू के से ली गई हैं, ये ध्यान रखना। प्रथम कविता की अगर बात करें तो पंत जी की जो प्रथम कविता है वो गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके लिए विद्वानों के कुछ कथन, ठीक है? विद्वानों के कथन क्या हैं पंत जी को लेकर के, ना पंत जी को लेकर के कुछ कथन यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर चला गया है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि यदि छायावाद के नाम से एकावाद चल गया होता, तो पंत स्वच्छंदता, ठीक है? यहाँ पर आएगा, स्वच्छंदता के स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। पंत जी की ही भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं है। ठीक है? ये बिल्कुल स्वच्छंदतावाद के से अपनी रचनाएँ लिख रहे थे, ठीक है? स्वतंत्र रूप से लिख रहे थे। तो कहते हैं शुक्ल जी, अगर छायावाद के नाम से एक वाद और चल गया होता, तो पंत जी स्वच्छंदता के स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। आगे कहते हैं, दूसरा कथन भी है शुक्ल जी का, कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव दिखाई देता है। विद्वानों के मत, विद्वान और क्या कहते हैं, शुक्ल जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। ठीक है, शुक्ल जी ने पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है, और छायावाद का प्रतिनिधि कवि भी पंत को ही मानते हैं। छायावाद का प्रवर्तक पंत ही हो सकते हैं, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं। छायावाद का विष्णु पंत थे, ये कृष्णदेव झारी कहते हैं। इनके बारे में हम पीछे बहुत डिटेल में पढ़े थे। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि पंत है, ये कुछ विद्वानों ने माना है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि मानते हैं। इनका जो मूल नाम था वो था गोसाई दत्त। के मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त था। 10 वर्ष के हुए तो नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। जब ये 10 वर्ष के हुए तो नाम क्या रख लिया? सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। हिंदी का शब्द शिल्पी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का
शब्द शिल्पी कहा जाता है। पंत जी को नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कवि भी कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट याद रख लेना, इससे बाहर तो देखो क्या ही प्रश्न पूछा जाएगा, है ना? ये सब जब आप पीवाईक्यू, एमसीक्यू करते हो ना, तो ये सब चीज़ें आपको इतना गहराई में नहीं पूछा जाता, क्योंकि पहले इतना पैटर्न कटन नहीं आता था, अब थोड़ा-सा डीपली पूछा जाता है, मूल किताबों से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, तो इनको पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 चरणों में बाँटा है, ठीक है? पंत के जो काव्य हैं, उनको विद्वानों ने 4 चरणों में बाँटा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले छायावादी रचनाएँ, पहले छायावादी रचनाएँ करते थे। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927, पल्लव 1920 और गुंजन 1932। ठीक है? इन सब का क्रम आपको याद रख लेना है। इसके बाद कुछ प्रगतिवादी रचनाएँ युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। ये 3 रचनाएँ जो प्रगतिवाद से संबंधित है। युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 और ग्राम्य 1940। अंतःचेतनावादी रचनाओं की बात करें तो ये स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1949 ईस्वी। इसके बाद है नव मानवतावादी रचना, यानी कि मूलतः प्रगतिवादी, जो मूल रूप से प्रगतिवाद में ही लिखी गई हैं, प्रगतिवाद से संबंधित हैं, तो ये सारी रचनाएँ हैं। युगांतर 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1949, शिल्पी 1952, प्रतिभा 1956, कला और बूढ़ा चाँद 1959, जिसके लिए साहित्य अकादमी भी मिला था, आगे पढ़ेंगे। चिदंबरा 1956, इसके लिए ज्ञानपीठ मिला था। लोकायतन 1964 ईस्वी, वाणी, अभी हमने ऊपर देखा था वीणा, ठीक है? नीचे यहाँ पर है वाणी, पतझड़ एक भाव, पतझड़ एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, ग्रन वेला, पौ फटने से पहले, समाधिता और शशि की तरी। ये सारी रचनाएं प्रगतिवाद से संबंधित हैं, जिनको आपको याद रखना ही रखना है। पंत के काव्य नाट्य, पंत के काव्य नाट्य कौन से हैं? काव्य नाट्य यानी कि काव्य संग्रह, ये रजत शिखर, सौवर्ण, मधुवन, युग पुरुष, ज्योत्सना, शिल्पी, अतिमा। ठीक है? एक अतीमा रचना मिलती है, याद रखना। अनीमा जो रचना है वो किसकी है? निराला जी की है। और पंत जी की अतीमा, छाया और मानसी। छाया नाम से एक काव्य संग्रह या कहानी संग्रह किसका मिलता है? तो ये जयशंकर प्रसाद का मिलता है, लेकिन छाया नाम से काव्य नाट्य मिलता है किसका? पंत जी का मिलता है। मानसी नाम से रामनरेश त्रिपाठी की भी रचना मिलती है और पंत जी की भी मिलती है। इसको थोड़ा-सा याद रख लेना, ये भ्रमित करने वाली कुछ रचनाएँ होती हैं, एक नाम से 2 रचनाएँ 2 लोगों की। पंत के खंड काव्यों की बात करें तो अवगुंठित, मेघनाद वध और राजशेखर, ये 3 खंड काव्य लिखे हैं। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ठीक है? याद रखना, जो पंत जी हैं ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। 1938 ईस्वी में रूपाव पत्रिका का संपादन कार्य किया। ठीक है? 1938 ईस्वी में पंत जी ने रूपाव पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। रूपाव प्रतापगढ़ से निकलती थी, ये याद रखना, और 6 साल भी ये वहीं पर रहे थे। रूपाव प्रतापगढ़ से निकलती थी, इसलिए प्रतापगढ़ में ही रहना पड़ा था 6 साल पंत जी को। आगे कला और बूढ़ा चाँद में इन्होंने तत्कालीन राजघरानों के घरों में स्त्रियों की मनोदशा का चित्रण किया है। कला और बूढ़ा चाँद, ठीक है? इसमें राजघरानों के स्त्रियों का वर्णन किया गया है। पंत जी 1950 से 1957 तक आकाशवाणी नामक चैनल में भी परामर्शदाता रहे थे। इनकी माँ इन्हें गोसेन दत्त कहकर के बुलाती थी, वैसे गोसाई दत्त इनका मूल नाम था, लेकिन गोसेन दत्त कहकर के बुलाती थी इनकी माँ, जिनका निधन इनके बचपन में ही हो गया था। महात्मा गांधी पंत से मिलने कौसानी गए थे, यानी कि इनके गाँव गए थे जहाँ पैदा हुए थे महात्मा गांधी जी, और वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर भारत को स्विट्जरलैंड की भी संज्ञा दी थी, ठीक है? किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। पंत जी की कुछ चर्चित कविताएँ जो पूछी जाती हैं, तो संध्या, तितली, तितली नाम से इनकी एक कविता है, याद रखना। फिर ताज, ताज कविता पूछी जाती है। मानव बापू के प्रति पूछा जाता है। अंधियारी घाटी में काले बादल, पर्वत प्रदेश में प्रवास, बसंत, संध्या के बाद, जग जीवन में चिरमान, भारत माता ग्रामवासिनी, ग्रह काज, चांदनी, नौका विहार, तप रे, नहान, द्रुत झरो पूछा जाता है। गंगा, धेनुएं, ग्राम श्री पूछा जाता है। मिट्टी का गहरा अंधकार, जो पूछे जा चुके हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। आगे क्या पूछा जाएगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ऐसी तो मुझे तो उम्मीद है ना? अंतिम छायावादी रचना गुंजन 1932 ईस्वी को माना जाता है। अंतिम छायावादी रचना गुंजन को माना जाता है। लोकायतन नामक महाकाव्य गांधी के जीवन पर लिखा गया है, ठीक है? लोकायतन नामक जो महाकाव्य है, गांधी जी के जीवन पर है। महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा नाम से है, लेकिन ये गांधी जी की जीवनी नहीं है, ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है? एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 4 जीवनी दे रखी है और उसमें पूछा था गांधी के जीवन पर
जीवनी नहीं है, तो लोकायतन नहीं है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि गांधी के जीवन पर तो है, गांधी जी के जीवन पर आधारित है, लेकिन पूरी तरह से उनकी जीवनी नहीं है। महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा नाम से है, जिस पर 1968 ईस्वी में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए प्राप्त करने वाले प्रथम प्रथम कवि थे कौन? सुमित्रा नंदन पंत। इनका भी नाम याद रखना है। 1968 में सबसे पहले मिला था हिंदी साहित्य में। छायावाद का घोषणा पत्र इनकी रचना को कहा जाता है पल्लव। पल्लव की भूमिका को कहा जाता है, ये मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अंग्रेजी कविता में प्रकृति का वर्णन किया। इन्हें हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसे कहते हैं? तो ये अ, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। पल्लव की आलोचना व प्रशंसा के बीच पंत ने कहा है, यह तो मेरी कल्पना का विह्वल वाल है। ठीक है, पल्लव की जब आलोचना या प्रशंसा हुई तो उसके बीच में पंत जी ने क्या कहा आलोचना और प्रशंसा के दौरान? कि यह तो मेरी कल्पना का केवल विह्वल वाल है। कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। कला और बूढ़ा चाँद पर, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। स्वयं पंत व विद्वानों ने भी पंत की भाषा को परिपूर्ण क्षणों की भाषा स्वीकार किया है। यह स्वयं पंत और विद्वानों ने भी पंत की भाषा को परिपूर्ण क्षणों की भाषा स्वीकार किया है। पंत जी को रोला छंद अति प्रिय था। ये ध्यान रखना है, पंत जी को जो रोला छंद है वो अति प्रिय था। युग वाणी को प्रगतिवाद के युग की वाणी किसने कहा है? तो ये स्वयं पंत जी ने ही कहा है। युग वाणी को प्रगतिवाद के युग की वाणी किसने कहा है? स्वयं ने कहा है। पंत ने अपने गंभीर भाव को नहीं बल्कि उसकी छाया को दमयंती के समान या रति श्रांता ब्रज बनिता के समान चित्रित करने में सफलता पाई है, डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। आगे पंत जी ने अपने केवल एक रचना वीणा में प्रकृति के प्रेम एवं आदर्शवादिता के रूप को उल्लेख किया है। ठीक है, वीणा में आदर्शवादिता और प्रकृति के प्रेम का वर्णन किया है। केवल एक ही रचना में परिवर्तन कविता में सर्ववाद का रूप ग्रहण कराया गया है। ठीक है, परिवर्तन नामक जो कविता है उसमें सर्ववाद का रूप ग्रहण किया गया है। बाद में यह कविता अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हो जाती है। ठीक है, बाद में जो एक कविता है ना परिवर्तन, ये अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हो जाती है। इस रचना में प्रकृति का कठोर चित्रण कर भयानकता को भी आनंद की ओर मोड़ दिया गया है। आगे मौन निमंत्रण, जो मौन निमंत्रण नामक कविता है, इसमें इन्होंने रहस्यवादी कविता को भावना को अंकुरित किया है। ये ध्यान रखना, रहस्यवादी भावना किसमें अंकुरित हुई है? तो मौन निमंत्रण में होती है। जगत में प्रणय का महत्व पंत ने भावी पत्नी के प्रति, भावी यानी कि होने वाली पत्नी के प्रति तथा स्मृति नामक कविता में व्यक्त किया है। ठीक है, जगत में प्रणय का महत्व, प्रेम यानी कि प्रेम का जो महत्व है वो भावी पत्नी के प्रति स्मृति नामक कविता में व्यक्त किया है। आगे ग्रंथि, ग्रंथि नामक जो काव्य संग्रह हमने ऊपर देखा था, ग्रंथि नामक काव्य संग्रह में असफल प्रेम की कल्पना को व्यक्त करते हुए उसके मूल कर्म को व्यक्त किया गया है। पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा अलंकार छंद और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। ठीक है, पल्लव की जो भूमिका है उसमें पंत जी ने भाषा अलंकार छंद और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है, जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। स्वयं पंत की कविताओं में बड़ा विरोधाभास मानते हैं। स्वयं पंत की जो कविताएं वो स्वयं ही अपने कविताओं में बड़ा विरोधाभास मानते हैं, है ना? कहते भी हैं, सुरभि पीड़ित मदकों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। मौन निमंत्रण नामक जो कविता है उसमें लाक्षणिक सौंदर्य वैचित्र्य का रूप वर्णन किया गया है। पंत की रचनाएं एक खादी के फूल को बच्चन जी ने सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया है। कि पंत जी की रचनाएं खादी के फूल, और खादी के फूल को किसके साथ लिखकर मिलकर के प्रस्तुत किया था या लिखा था? तो बच्चन जी के साथ, हरिवंश राय बच्चन के साथ में। हरिवंश राय बच्चन है यहाँ पर, डॉक्टर बच्चन नहीं है जो कि आलोचक है। लोकायतन पर आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था और लोकायतन 1964 ईस्वी में लिखा गया और इसमें 680 पृष्ठ हैं। ये कितने हैं? 680 पृष्ठों में है ये रचना। ये एक ऐसी रचना है जिसमें प्रतीकों को केंद्र में रखकर विश्व में मानवता तथा विश्व में सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्यम शिवम सुंदरम साम्राज्य की स्थापना कवि करना चाहता है। लोकायतन के अनुसार इसे 2 खंडों में 680 पृष्ठों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में 4 अध्याय हैं और दूसरे खंड में 3 अध्याय हैं। लोकायतन में एक व्यक्ति, एक गाँव, एक युग, एक धरती की गाथा को दर्शाया गया है, ये ध्यान देना। ठीक है, जो लोकायतन है उसमें एक व्यक्ति, एक गाँव, एक युग और एक धरती की गाथा को दर्शाया गया है। पंत की इस मानवता की कहानी को सुनने के लिए यदुवंशी नामक कवि को
दर्शाया गया है, ठीक है? पंत की इस मानवता की कहानी को सुनने के लिए यदुवंशी नामक कवि को दर्शाया गया है। लोकायतन में यह कवि मानवता की कहानी सुनाने के लिए सुनाई किसने है? यदुवंशी नामक एक कवि है, जिनको पंत जी ने अपनी जो रचना है उसमें स्थान दिया है, ठीक है? उसके अनुसार उसके मुँह से अपनी कहानी को सुनवाया है। लोकायतन में यह कवि पहाड़ से सुंदरपुर गाँव में आकर संसार स्थिति पर चिंतन मनन भी करता है, ठीक है? लोकायतन में ये जो कवि है, यदुवंशी कवि, ये पहाड़ से सुंदरपुर गाँव में आता है और फिर संसार की स्थिति पर चिंतन मनन करता है। इसमें हरिशंकर, श्री प्रीति, माधव, गुरु, संयुक्ता, गांधी आदि पात्र हैं। बाद में आते-आते संयुक्ता और महात्मा गांधी प्रधान पात्र बचते हैं। ठीक है, तो जो गांधी जी है ना, वो एक पात्र के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं। पूरी जीवनी उनके ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखना। पूरी जो रचना है वो केवल उन्हीं के ऊपर नहीं है। महाकाव्य के प्रथम खंड में आजादी की प्राप्ति तथा दूसरे खंड में स्वतंत्रता की विकृति पर विचार किया गया है, ठीक है? आज़ादी की प्राप्ति और दूसरे खंड में स्वतंत्रता की विकृति पर। कवि दूसरे खंड में सामंतवाद, दरिद्रता, राग, द्वेष, राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष के उन्मूलन की बात कहता है। उन्मूलन यानी कि जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं कवि। इसके स्थान पर इस धरती पर मानवता को फिर से स्थापित करने का कवि स्वप्न देखता है। पंत की गद्य रचनाओं की अगर बात करें, तो कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ नाम से 5 कहानियाँ नहीं लिखी, बल्कि 5 कहानियाँ ही शीर्षक है कहानी का। ठीक है? ये कहानी संग्रह है आपका 5 कहानियाँ 1936 ईस्वी में। अनुदित रचनाओं में मधुज्वाल 1938 ईस्वी, इसमें विदेशी कहानियों, तो विदेशी कहानी याद रखना, मधुज्वाल में विदेशी कहानियों तथा उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद है, जिसे कवि ने अपने आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए लिखा था। निबंध संग्रहों की बात करें तो गद्य पथ 1949, शिल्प और दर्शन 1961, कला और संस्कृति ये पूछा जाता है 1965, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1966, 60 वर्ष और अन्य निबंध 1933, है ना? कला और संस्कृति छायावाद वाला पूछ लिया गया है। उपन्यास की बात करें तो एक उपन्यास पंत जी ने लिखा है जो हार के नाम से प्रकाशित है 1960 ईस्वी में। नाटकों की बात करें तो ज्योत्सना 1934 ईस्वी, ये गीति नाट्य के रूप में है, और युग पुरुष 1955 में ये लघु नाटिका के रूप में है। छाया 1956 ईस्वी में ये लघु नाटिका के रूप में है। आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में होली के दिन, ठीक है? महादेवी वर्मा जी होली के दिन पैदा हुए थी। ये आपको अच्छे से याद रख लेना, इजी सा है ना? केवल ऐसी एक ही हमें पूरा हिंदी साहित्य में मिली है जो इतने बड़े त्योहार के दिन पैदा हुई हो, तो महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। और ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। पिता का नाम था गोविंद प्रसाद और माता का नाम था हेमा रानी। नामवर सिंह कहते हैं महादेवी वर्मा के लिए कि ये अपने युग की ऐसी कवयित्री हैं जिनकी कविताओं में करुणा, संवेदना के दुख के पुट की त्रिवेणी बहती है। ठीक है, नामवर सिंह जी ने कहा है कि महादेवी वर्मा अपने युग की एक ऐसी कवयित्री है जिनकी कविताओं में करुणा या संवेदना के दुख के पुट की त्रिवेणी बहती है। और ये पंक्ति भी इन्होंने लिखी, नींद थी मेरी अचल, निस्पंदन कन कन में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। ये जो पंक्तियां है ना, ये महादेवी वर्मा की हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? ये पंक्तियां, और ये यहाँ पर रखने का कारण क्या है कि नावर सिंह जी ने इन पंक्तियों को रख करके ये अपना एग्जाम्पल दिया है। फूल भी हूँ, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। ठीक है, ये पंक्तियां पूछी जाती हैं तो ये महादेवी वर्मा की हैं। आगे कौन तुम मेरे हृदय में नामक इस कविता से पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री हैं। ठीक है, वैसे जब मैंने क्लास बनाना शुरू किया था तो मैंने सोचा था मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, वन लाइनर। लेकिन जब मैं इन नोट्स को देखती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि मैं इनमें से क्या तो वन लाइनर में रखूं और क्या नहीं रखूं, कौन सा प्रश्न मैं छोड़ दूं, है ना? तो मैंने इन्हीं को ही थोड़ा सा अच्छे से वन लाइनर टाइप में इन्हीं को ही फिर जो है कन्वर्ट किया और आपको पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि इनमें से मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है कि हर एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन आपके पर्सन बनने लायक है ना? ये आप मुझे बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो कौन तुम मेरे हृदय में, ये कविता महादेवी वर्मा जी की, और इससे ये पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री हैं। ये खड़ी बोली की कविता में रोला और हरि गीतिका छंदों में लिखती थी, ये ध्यान रखना है। इन्हीं छंदों में, रोला और हरि गीतिका छंदों में ही तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, ठीक है, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय ही क्या, 100 छंदों में माँ से सुनी एक कहानी को इन्होंने लिख दिया था। माँ से एक कहानी सुनी थी और उसे रोला और हरि गीतिका छंदों में तो उसे
अनुवाद कर दिया तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय का इस नाम से। महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इसके प्रधानाचार्य के रूप में भी इसकी स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में, और इसमें प्रधानाचार्य के रूप में भी इसमें सेवा प्रदान की थी महादेवी वर्मा जी ने। ध्यान रखना, प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्रधानाचार्य के तौर पर रही, और उसके बाद 1960 ईस्वी में इसी इसी प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति भी बनी थी। ठीक है, उप कुलपति भी बनी थी, ध्यान रखना। उपनामों की बात करें तो बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। छायावाद की दुर्गा या शक्ति के नाम से जाना जाता है, और ये किसके अनुसार? डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार। इनको हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। वेदना की कवित्री कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, रहस्यवादी कवित्री कहा जाता है, और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहा जाता है। निराला जी महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी एवं हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहते हैं। ठीक है, ये निराला जी ने भी इनको जो नाम दिए हैं वो आपको याद रख लेना है। महादेवी वर्मा ने चांद, साहित्यकार एवं विश्व वीणा युद्ध अंक का संपादन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। हिंदी लेखकों की, ठीक है, युद्ध अंक का संपादन किया था विश्व वीणा में, ध्यान रखना। इन पत्रिकाओं का संपादन किया, और हिंदी लेखकों की सहायता के लिए 1944 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी ने साहित्यकार संसद, ठीक है, मैं नाम इसलिए ले रही हूँ ताकि आप नाम के साथ में जो संस्था है या जो पत्रिका उसको जोड़ सको। ठीक है, साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट यानी कि संस्था की भी स्थापना की थी किसने? महादेवी वर्मा जी ने। इनके द्वारा रचित गीतों या कविताओं की कुल संख्या 236 मानी जाती है, ये याद रखना। ठीक है, इनकी कविताओं की जो कुल संख्या वो कितनी मानी जाती है? 236। नीरजा रचना पर इन्हें सर्वप्रथम शेक्सपियर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना। नीरजा जो रचना है उस पर शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा जी को। और स्मृति की रेखाएं जो रेखा चित्र है, इस रचना पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा द्विवेदी पदक से भी पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न जब मैं आपको एमसीक्यू में पूछती थी, बच्चों को याद होंगे तो, है ना, पीवाईक्यू वगैरह या एमसीक्यू बना करके जब पूछती थी तो बच्चे इन क्वेश्चनों को बता ही नहीं पाते थे, है ना। जो बहुत ब्रिलियंट जिनको मैं समझती थी, कई बार उन्होंने भी गलत ही आंसर दिए। क्यों? क्योंकि कभी भी उन्होंने इतनी गहराई से पढ़ा ही नहीं होता है ना। किसी एक बुक में आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती, चाहे आप शुक्ल जी पढ़ो, चाहे आप नागेंद्र जी पढ़ो, है ना। एक बुक में नहीं मिलता, सब बुक का निचोड़ है ये नोट्स। इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन बना देती थी, जिन बच्चों के लिए आज भी बच्चे ये कहते हैं कि मैम आप दोबारा से एमसीक्यू करवाइए, आपके क्वेश्चन अच्छे होते थे, क्योंकि मैं पीवाईक्यू नहीं बल्कि एमसीक्यू खुद से बनाती थी। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। भारत भारती पुरस्कार भी मिला था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से। 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुई थी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी विधान परिषद की सदस्य भी रही। महादेवी वर्मा का 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य के रूप में भी योगदान रहा है। यानी कि साहित्य अकादमी की जो संस्था की स्थापना जो हुई थी, तो संस्थापकों में महादेवी वर्मा जी का भी नाम आता है, ये ध्यान रखना। 1954 ईस्वी में 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। यामा रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 ईस्वी में, एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। ठीक है, यामा रचना 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हालांकि हम इनको आगे पढ़ लेंगे, और इसमें बहुत सारी कविताओं का संकलन है। ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये पहली महिला थी, ठीक है, प्रथम महिला के रूप में इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ मिला था। इससे पहले किसको मिला था? केवल पुरुषों को मिला था, लेकिन किसी महिला को नहीं मिला था। तो पहली महिला है ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली हिंदी साहित्य के अंदर। आगे है, भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण की प्राप्ति हुई 1956 ईस्वी में, और पद्म विभूषण भी मिला था 1988 ईस्वी में। इन उपाधियों से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप सोचिए, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, मंगला प्रसाद मिला है, भारत भारती मिला है, शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, और द्विवेदी पदक भी मिला है। उत्तर प्रदेश संस्थान की तरफ से भी पुरस्कार मिला है। मतलब कितने सारे पुरस्कार जीते हैं, है ना। बंग दर्शन यानी कि 1943-44 ईस्वी में बंगाल के अकाल से संबंधित ये कविताओं और चित्रों और रेखांकनों का संकलन इसमें किया गया है। बंग दर्शन के अंदर हिमालय नामक एक रचना लिखी थी महादेवी वर्मा ने, जिसमें 1963 ईस्वी के चीन के आक्रमण के समय ये लिखा था। ठीक है, समय का इसमें वर्णन किया गया है। काव्य संग्रहों की बात करें तो देखो किसमें कितनी कविताएं संकलित हैं, और उनका प्रकाशन वर्ष आपको क्रम से याद रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलेगा महादेवी वर्मा से। निहार जो रचना है 1930 ईस्वी में
प्रकाशित हुई, जिसमें 47 कविताओं का संकलन है। रश्मि 1932 ईस्वी, 35 गीत संकलित हैं इसमें। नीरजा 1935 में प्रकाशित हुई, 58 गीत संकलित हैं। नीरजा के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला है। सांदे गीत 1936 ईस्वी, 45 गीत हैं। यामा में 1940 ईस्वी, और इसमें कुल 185 कविताओं का 85 कविताओं का संकलन इसमें किया गया है। सबसे ज्यादा कविताएं इसी में है, और इसी के लिए ज्ञानपीठ और मंगला प्रसाद दोनों मिले। दीपशिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा ये अनुदित कृति है, और इसमें ऋग्वेद की रचनाओं का अनुवाद किया गया है। सप्तपर्णा में 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संदनी 1965, प्रथम आयाम 1984। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, है ना। अगर एनर्जी इतनी रही तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि शायावाद आज कंप्लीट करवा दूं। जो पंक्तियां रह जाएंगी उनको अलग क्लास में ले लूंगी। निहार इनका पहला गीत काव्य संग्रह, देखते हैं कितना कर पाती हूँ। लेकिन निहार इनका पहला गीत काव्य संग्रह है, और इस संग्रह में 47 कविताएं हैं जो 1924 से 1928 के बीच में लिखी गई थी। निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। निहार की जो भूमिका है वो लिखी थी हरिऔध जी ने। आगे निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत के महत्वपूर्ण गीतों का जो संकलन है वो यामा में किया गया है, और यामा में आप जानते हैं 185 गीत है जो संकलित किए गए हैं, यानी कि कविताएं हैं। सप्तपर्णा रचना में ऋग्वेद की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया है। इनकी ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया है, ठीक है। याद रख लेना, ब्रज भाषा और आरंभ में यानी कि शुरू में जो खड़ी बोली की कविताएं थी उन सबका संकलन किया गया है, प्रथम आयाम नाम से 1984 में प्रकाशित हुआ था। सर्वाधिक प्रिय इनके जो प्रतीक रहे हैं वो दीपक और बादल रहे हैं। दीपक और बादलों जैसे प्रतीकों को इन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। बंगाल में जब अकाल पड़ा था तब 1943 ईस्वी में कवियत्री ने बंगभू सतवंदना, ठीक है, बंगभू सतवंदना नाम से काव्य संकलन प्रकाशित करवाया था। अन्य रचनाओं की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, और क्रम से याद रखिएगा, ठीक है, क्रम से याद रखिएगा। नीलांबरा 1983 ईस्वी, दीप गीत 1983 ईस्वी, अग्निरेखा 1990 ईस्वी, आत्मिका 1983 ईस्वी, पागल है क्या 1971 में लिखी थी, लेकिन इसका प्रकाशन हुआ था 2005 ईस्वी में। याद रखिएगा, ठीक है। पागल है क्या ये 2005 में आया। बाल कविताओं के भी दो संकलन मिलते हैं। ठाकुर जी बोले हैं आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ठीक है, ठाकुर जी बोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये बाल कविताओं के दो संकलन है। कुशल चित्रकार के रूप में भी आपका नाम जाना जाता है महादेवी वर्मा जी का। महादेवी के चुने हुए, महादेवी ने जो जगह जगह पर भाषण दिए थे, है ना, सदस्य रही थी, वही विधान परिषद की सदस्य रही और उपकुलपति वगैरह रही, तो इन्होंने भाषण तो जरूर दिए होंगे, है ना। बड़े बड़े लोग ही भाषण देते हैं, हमारे भाषण कौन सुनता है। तो महादेवी के चुने हुए भाषणों का संकलन संभाषण नाम से सन 1974 ईस्वी में भी प्रकाशित हुआ था। गद्य रचनाओं की अगर बात करें तो गद्य रचनाओं में इनके निबंध संग्रह को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रृंखला की कड़ियां। सबसे पहले श्रृंखला की कड़ियां आता है जो 1942 ईस्वी में लिखा गया था। विवेचनात्मक गद्य 1942 ईस्वी, छंदा 1956 ईस्वी, संकल्पिता 1968 ईस्वी, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी। तो ये निबंध संग्रह आपको याद रख लें। श्रृंखला की कड़ियां जो इनका प्रथम निबंध संग्रह है, ये समस्या परक निबंधों का संग्रह है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नारी विमर्श पर आधारित कौन सा निबंध है महादेवी वर्मा का। तो ये नारी विमर्श पर आधारित नारी मुक्ति और नारी समीकरण के संबंध में महादेवी वर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए हैं श्रृंखला की कड़ियों में। संकल्पिता नामक जो निबंध संग्रह है उसमें महादेवी ने भारतीय वांग में संस्कृति, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीयता तथा साहित्यकार, साहित्यिक समाज के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। छंदा नामक जो निबंध संग्रह है, ये ललित निबंध संग्रह का निबंधों का संग्रह है, जिसमें यात्रा वर्णनों के अलावा कला और साहित्य के विविध पक्षों को भी प्रस्तुत किया गया है। रेखा चित्र और संस्मरण की बात करें तो इनके रेखा चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, संस्मरणों का रूप लिए हुए रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी। इस रेखा चित्र संग्रह में महिला एवं दलित वर्ग से संबंधित 7 रेखा चित्र संकलित हैं, ठीक है। स्मृति की रेखाएं नामक जो इनका रेखा चित्र है उसमें 7 रेखा चित्र शामिल है। पथ के साथी 1956 ईस्वी और मेरा परिवार 1972 ईस्वी, ठीक है। याद रखना, मेरा परिवार में इन्होंने जो मेरा परिवार नामक संकलन ये रेखा चित्र है, इसमें जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के इतने सुंदर पलों को इसमें उभारा है। इस संस्मरण में संग्रहित कुछ पशु पक्षियों के नाम पूछे जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर लिख दिया है। नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी,
हिरनी का नाम सोना है, खरगोश का नाम दुर्मुख है, गाय का नाम गोरा है, कुत्ते का नाम नीलू है, नेवला का नाम निक्की है और कुतिया का नाम रोजी है, घोड़ी का नाम रानी है। अगर आपको भी अपने जानवरों के नाम रखने हैं, पालतू जानवरों के, तो इसमें से आप नाम यहाँ पर ले सकते हो, सुझाव इनका अच्छा है, ठीक है। आगे देखिए कहानी संग्रह की अगर बात करें तो गिल्लू तथा अन्य कहानियां, ठीक है। कहानी संग्रह एक लिखा था, एक ही इनका कहानी संग्रह है, गिल्लू और अन्य कहानियां। भाषण संग्रह की बात करें तो संभाषण 1974 ईस्वी। ये आपकी कुछ गद्य रचनाएं, आलोचकों के कथन देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी कहते हैं कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूति है और कहाँ तक, और वे कहाँ तक रमणीय कल्पना, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है ना। जैसे किसी किसी के बारे में पता ही नहीं चलता है कि मतलब कौन मतलब वास्तविकता में जी रहा है इंसान या फिर ऐसे ही काल्पनिक दुनिया में, है ना। तो कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूति है और कहाँ तक रमणीय कल्पना, ये नहीं कहा जा सकता। ये शुक्ल जी का कथन है महादेवी वर्मा के लिए, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके काव्य को समष्टि परक मानते हैं, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा, हालांकि मैं वैसे तो ज्यादा नहीं करती है ना, लेकिन हल्का सा थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं ना, तो उसको आप, स्ट्रेस आपका दूर होता है इससे और पढ़ने में मन भी लगता है, ठीक है। आपको हंसाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ ताकि आप हंसते भी रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी को जीते रहो और पढ़ते भी रहो साथ में। क्यों? क्योंकि केवल देखो पढ़ाई के चक्कर में ना आजकल बच्चे जीना भूल गए हैं, और फिर जब वो 4-5 साल 8-7 साल जो पढ़ने के बाद में जो उनको अच्छा एक पद पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका जो कहीं ना कहीं जो जीने का अंदाज है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका होता है ना। तो ये इसलिए मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैंने अनुभव की हैं। तो इसीलिए जीना मत भूलिए, जीते भी रहिए, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं है कब नहीं है। तो अपने पढ़ाई के साथ साथ में खुश भी रहिए, जीते भी रहिए। प्रभाकर श्रोत्रिय, है ना, किसी भी चीज का इतना बर्डन मत लीजिए कि आप आगे चल के फिर हंसना ही भूल जाओ। प्रभाकर श्रोत्रिय की अगर बात करें तो जो लोग उन्हें पीड़ा व निराशा की कवित्री मानते हैं, वे नहीं जानते कि उस पीड़ा में कितने भाग हैं, वह सत्य को उजागर करती हैं। ये प्रभाकर श्रोत्रिय जी का कहना है महादेवी वर्मा के लिए। आगे महादेवी वर्मा खुद क्या कहती हैं कि गीत वही है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर लेना ही जीत है। ये महादेवी वर्मा जी ने कहा है। आगे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। तो महादेवी वर्मा से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पर आपको मिल गया। राम कुमार वर्मा जी की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1905 में। अगर आप क्लास अच्छी लग रही है और आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो एक गलत बात है, कर लीजिए, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर और हाइप जरूर कर दिया करो सारे बच्चे। 15 सितंबर 1905 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर जिले में, तथा निधन इनका हुआ था 1990 ईस्वी में, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी का याद रखना। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे तथा माता का नाम था राजरानी देवी, और ये हिंदी कवियत्रियों में इनका अग्रगण्य था, ठीक है। जो राजरानी देवी हैं राम कुमार वर्मा जी की जो माता जी, वो भी एक बड़ी ही कवित्री थी। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्हें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय से, ध्यान रखना, यहाँ से हिंदी साहित्य का साहित्य ग्रंथ लगा था राम कुमार वर्मा जी ने, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ के नाम से, और इन्हें इसके लिए डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। चित्ररेखा एक काव्य संग्रह लिखा था जिस पर इन्हें देव पुरस्कार मिला था। सप्तकरण इनका एकांकी संग्रह है जिस पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार प्रदान किया गया। एवं विजय पर्व जो नाटक है, इस पर इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रथम पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन परिषद के द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इतना इंपॉर्टेंट याद रखना। काव्य रचनाओं की बात करें तो राम कुमार वर्मा जी की वीर हमीर 1922, चित्तौड़ की चिता 1929, अंजलि 1930, अभिशाप 1931, रूप राशि बहुत बार पूछा गया है 1931, निशीथ पूछा जाता है 1935, चित्ररेखा इंपॉर्टेंट है 1936 जिस पर देव पुरस्कार मिला था, चंद्रकरण 1937 पूछा जाता है, संकेत 1939, जौहर पूछा जाता है 1941, एकलव्य पूछा जाता है 1958, और आकाश गंगा भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रख लेना काव्य रचनाएं। पंत जी ने इनके एकलव्य जो रचनाएं 1958 में जो प्रकाशित हुई थी, इस रचना को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य बताया है, ठीक है, एकलव्य को। गद्य रचनाओं की अगर बात करें तो इनके एकांकी से प्रश्न बहुत बनते हैं। एकांकी संग्रह में आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। इनका प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है जो 1930 ईस्वी यानी कि विश्वामित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुआ था। और इसमें कौन कौन से जो है और इसके अलावा कौन सी एकांकी हैं तो पृथ्वीराज की आंखें 1938 ईस्वी, रेशमी टाई 1941, चारू मित्रा 1943, विभूति 1943, सप्तकिरण 1947,
कौमुदी महोत्सव 1949 ईस्वी में लिखा है, ठीक है। कौमुदी महोत्सव को याद रख लेना। कविता कौमुदी के नाम से रामनरेश त्रिपाठी की भी रचना मिलती है, ये कौमुदी महोत्सव है, ठीक है। इसके अलावा 4 ऐतिहासिक एकांकी 1950, रूप रंग 51, दीपदान 54, बापू 1956 इंपॉर्टेंट है बापू, ठीक है। दीपदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपदान पूछा जा चुका है कई बार। रिमझिम पूछा जाता है, रजत रश्मि पूछा जाता है, ऋतुराज अभी तक तो नहीं पूछा गया, कहीं आया हो तो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया हो। इंद्रधनुष बहुत बार पूछा गया है, पांचजन्य और मयूर पंख और जूही के फूल, ठीक है। इसमें रिमझिम, दीपदान, रूप रंग, बापू, बापू, रजत रश्मि, सप्तकिरण, चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, विभूति, विभूति तो शायद मैंने नहीं देखा है अभी तक कोई पीवाईक्यू में। कौमुदी महोत्सव में बहुत सारे पीवाईक्यू करवा चुकी हूँ, है ना, बहुत सारे, पूरा यूथ पब्लिकेशन को करवा चुकी हूँ 2-3 बार। मैंने खुद नहीं पढ़ी थी और फिर करवाई भी है, तो इसीलिए थोड़ा पता रहता है कि कौन से प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आलोचना की अगर बात करें तो साहित्य समालोचना 1929 में आया था। कबीर का रहस्यवाद 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, और जिसके लिए इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। संपादित काव्य संग्रह की बात करें, वो काव्य संग्रह जो ऊपर हमने देखे वो इन्होंने खुद ने लिखे थे, और जिनका संपादन किया था वो है हिंदी गीति काव्य 1931 और कबीर पदावली 1938। आधुनिक हिंदी काव्य की बात करें तो 1939 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में इटावा में इनका ननिहाल था, यहाँ पर जन्म हुआ, और निधन हुआ था 1966 ईस्वी में। काव्य रचनाएं की बात करें, काव्य रचनाओं की, तो तक्षशिला बहुत बार पूछा गया है 1931, राका 1935, मानसी पूछा जाता है 1935, विसर्जन पूछा जाता है 1936, युगदीप 1939, अमृत और विष पूछा जाता है 1939, यथार्थ और कल्पना 1950, विजय पथ खंड काव्य है 1948, अंतरदर्शन 1958 ईस्वी, ठीक है। तो इसमें से तक्षशिला तो कई बार पूछा जा चुका है, विसर्जन पूछा जा चुका है, मानसी वैसे तो रामनरेश त्रिपाठी का पूछा जाता है, इनका याद रखना रखें, है ना। गद्य रचनाओं की बात करें तो इनकी एकांकी में इनका प्रथम जो एकांकी संग्रह है वो अभिनव एकांकी शीर्षक से 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एकांकी के तौर पर ही ज्यादा पूछे जाते हैं उदय शंकर भट्ट, ठीक है। स्त्री का हृदय इन्होंने लिखा था 1947 ईस्वी में, ठीक है। स्त्री के हृदय का उदय हो चुका है, अब आदिम युग को पीछे छोड़ चुकी हैं स्त्रियां 1947 से लेकर के, है ना। धूम सिखा 1948 ईस्वी में, स्त्री अब क्या मचा देंगी, अब उनका उदय हो गया है, आदिम युग को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, धूम मचा देंगी, कहां पर, पर्दे के पीछे, ठीक है। पर्दे के पीछे नहीं, वो पर्दे के आगे ही मचाएंगी। अंधकार और प्रकाश 1952 ईस्वी, समस्या का अंत 1952, आज का आदमी 1960, चार एकांकी नाम से भी लिखा है, 7 प्रहसन, बड़े आदमी की मृत्यु पूछा जाता है, प्रथम विवाह और व्यवस्थ मनु, नेता 19 और 35, वर निर्वाचन 19 और 35 भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो आपको अच्छे से याद रख लेनी है। आगे देखते हैं उपन्यासों की अगर बात करें तो उदय शंकर भट्ट जी के कुछ उपन्यास हैं। उदय शंकर भट्ट के उपन्यासों में वह जो मैंने देखा 1937 से 42 ईस्वी के बीच में इसको ये प्रकाशित हुआ है, यही समय इसका मिलता है, तो वही मैंने यहाँ पर आपको दिया है। आगे है नया नाम, एक नीड़ दो पंछी 1956 ईस्वी, नया नाम डॉक्टर सैफाली 1960 ईस्वी, है ना। आगे देखते हैं सागर लहरें और मनुष्य, तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें मछुआरों के जीवन पर आधारित है ये। आगे इसकी डिटेल शायद मैंने दे रखी होगी, है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सागर लहरें और मनुष्य 1956 ईस्वी, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960 ईस्वी, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये सारे जो उपन्यास हैं उनको क्रम से याद रख लेना। लोक परलोक पूछा गया है, ठीक है, और शेष अशेष भी पूछा गया है, और सागर लहरें और मनुष्य तो बहुत बार पूछा गया है। सागर लहरें और मनुष्य मछुआरों के जीवन पर आधारित है, आगे शायद इनकी डिटेल मैंने दे रखी होगी, है ना। नाटकों की इनकी बात करें तो नाटकों में इनका जो ऐतिहासिक नाटक है उसमें विक्रमादित्य 1930 ईस्वी, दाहर एवं सिंह पतन 1932 ईस्वी, 1932 ईस्वी, मुक्तिपथ 1938, शक विजय 1953 ईस्वी, ठीक है। ये सारे इनके क्या हैं, ऐतिहासिक नाटकों के रूप में जाने जाते हैं। पौराणिक नाटकों की बात करें तो अंबा और सागर विजय, सागर विजय पूछा जा चुका है, ठीक है। 1933 में पौराणिक नाटक आया था अंबा, और सागर विजय आया था 1934 में। सामाजिक नाटक में कमला 1936, अंतहीन अंत 1937, क्रांतिकारी 1954,
नया समाज 1955, पार्वती 1960 ईस्वी, ये इनके कुछ सामाजिक नाटक हैं। गीति नाटक की बात करें तो मत्स्यगंधा 1934 ईस्वी, विश्वामित्र 1935, राधा 1936, ये इनके कुछ गीति नाटक हैं। चार पद्म नाटकों की बात करें, पद्म नहीं है सॉरी पद्य है, ठीक है, ये पद्य नाटक हैं। ये अशोक वन वंदनी, ठीक है, चार पद्य नाटकों का संग्रह इसमें किया गया है, अशोक वन वंदनी में 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो सागर लहरा और मनुष्य को याद रख लेना, ठीक है, वो मछुआरों के जीवन पर आधारित है। मैंने इनका पहले सारा डिटेल रखा था, फिर बाद में थोड़ा सा हटा दिया। आगे देखते हैं, मोहनलाल मेहतो वियोगी का नाम यहाँ पर आता है, मोहनलाल मेहतो वियोगी। प्रबंध काव्य हैं इनके आर्यावर्त 1946, ये पृथ्वीराज चौहान पर आधारित एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, ठीक है। मोहनलाल मेहतो वियोगी से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। प्रबंध काव्य है इनका आर्यावर्त, जो कि 1946 में आया था। आर्यावर्त इनका पूछा जा चुका है कई बार, और ये पृथ्वीराज चौहान पर आधारित है। कविता संग्रह की बात करें तो अछूत 1925, निर्माल्य 1926, एक तारा पूछा जाता है 1927, धुंधले चित्र और कल्पना 1935, ठीक है। निबंध संग्रह की बात करें तो कला का विवेचन, इसका संपादन किया था 1926 ईस्वी में। आरती के दीप 1940 ईस्वी, विचारधारा साहित्य समन्वय, एक क्लास को बनाने के लिए ना पूरा एक दिन लगता है। सुबह मतलब 9 बजे से पूरा टाइम, और कम से कम 4-5 घंटे इनको टाइप करो, क्लास बनाओ, मैटर ढूंढो, फिर उसके बाद में बनाओ करो, और फिर आपको पढ़ाने के लिए भी कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास हो सकती है ना। तो आप सोच लीजिए कितनी मेहनत लगती है। गला सूख जाता है मेरा, तो गला 4-5 दिन से वैसे ही खराब हो रहा है। तो आप छोटा सा आपको काम करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको क्या करना है, लाइक शेयर हाइप और कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ये छोटा सा काम है, 1 सेकंड का आपको समय लगेगा या 1 मिनट का समय लगेगा बस। आप दूसरों का भला करेंगे ना तो आपका भला होगा, यही सोचकर मैं आपका भला कर रही हूँ, मुझे पता है मेरा भी भला होगा, ठीक है। कहानी संग्रह की बात करें तो रेखा 1939 ईस्वी, उपन्यास आर पार शेषदान तथा दमखोर, ये इनके उपन्यास हैं। आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा में उस पार, संस्मरण में सात सुमन, नाटक में धोखा तथास्तु, ये इनके नाटक हैं। तो मोहनलाल मेहतो वियोगी से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको याद रख लेना, ये थोड़े से छोटे हैं, है ना, कवि ये छोटे छोटे काम किए इन्होंने। तो आगे देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में। लक्ष्मी नारायण मिश्र से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। इनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले बस्ती ग्राम में, ठीक है। बस्ती ग्राम में इनका निधन हुआ, बस्ती ग्राम में जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1987 ईस्वी में। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपका एकमात्र जो कविता संग्रह है वो है अंतर्जगत, बहुत बार पूछा गया, अंतर्जगत 1925 में आया। सेनापति कर्ण, ये अपूर्ण नाटक है, ठीक है। सेनापति कर्ण नाम से नाटक लिखना चाहा था मिश्र जी ने, लेकिन ये अपूर्ण रह गया। हिंदी में आधुनिक समस्या नाटक के जन्मदाता एवं अधिष्ठाता माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी आधुनिक समस्या नाटक के जन्मदाता माने जाते हैं, ये अच्छे से याद रख लेना। एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी था बच्चे ने टेलीग्राम पर, है ना, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे इनके कुछ रचनाओं की अगर बात करें तो अशोक, अशोक 1926 ईस्वी में। अच्छा, मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है आपको, साथ में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मूल किताबों से मैंने लिखा है, इसीलिए आपको यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ना, आप खुद पढ़ लेना इनको। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो समय बताया गया है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में। वो जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन हमने डाला और उसका हमने कुछ और बता दिया, तो बच्चों का कमेंट आता है कि मैम ये प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, ये सही है ना। तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, है ना। हो सकता है जिस किताब में से हमने क्वेश्चन दिया हो उसमें कुछ और हो, और जिससे आपने पढ़ा हो वो कुछ और हो। तो ये किताबों और ये विद्वानों के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा बच्चों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर दी है, और कहीं ना कहीं हमारे पेपर को भी कभी कभी गलत करवा देते हैं। हालांकि इनका प्रकाशन वर्ष इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर दिया है ना। डिटेल में पढ़ोगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक को भी क्रैक कर पाओगे। सन्यासी 1929, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 32, राजयोग 33, सिंदूर की होली 33, आधी रात 1936 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सबका जो समय है ना, वो या तो पहले मान लिया गया है या फिर पीछे मान लिया गया है, तो इनको आप पढ़ लेना। आगे देखते हैं गरुड़ ध्वज 1945, नारद की वीणा, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, जगत गुरु, चक्रव्यूह, मृत्युंजय। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें बता देती हूँ कौन कौन सा पूछा जाते हैं। अशोक भी इनका पूछा जा चुका है ना। सन्यासी भी पूछा गया, क्रम से भी पूछ ली जाते हैं कभी कभी, है ना, क्रम याद रखना। राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली तो आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा वितस्ता की लहरें बहुत पूछी जाती हैं, है ना। वत्सराज भी पूछ लिया जाता है, चक्रव्यूह भी पूछा जाता है,
और मृत्युंजय भी पूछा जाता है। दशाश्वमेध शायद कहीं देखा है, इसका मुझे पक्का याद नहीं है। ये क्वेश्चन तो इनके बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जो पूछे जा चुके हैं मैं उनको बता रही हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जो पहले आई है वही अब आएगा, है ना। अब तो जो बच्चे पीवाईक्यू को ज्यादा रटते हैं, इसलिए पीवाईक्यू पर कम ध्यान दे रहे हैं, जो एक्सपर्ट है पेपर बनाने वाले, वो ज्यादा से ज्यादा मूल कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं और बच्चे उसी को स्किप कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको हिंदी साहित्य पूरा पढ़ा रही हूँ। अगर आप टीजीटी पीजीटी की, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस का कोई भी तैयारी कर रहे हो ना, चाहे प्रोफेसर तक की, तो हिंदी साहित्य में से बाहर कुछ नहीं जाना। मिस्र जी ने इब्सन के 2 प्रसिद्ध नाटक पिलर ऑफ द सोसाइटी एवं डॉल्स हाउस का क्रमशः समाज स्तंभ और गुड़िया का घर नाम से अनुवाद भी किया है। ठीक है, मिस्र जी ने इब्सन के जो 2 प्रसिद्ध नाटक थे, पिलर ऑफ द सोसाइटी यानी कि समाज के स्तंभ, और डॉल्स हाउस, और डॉल आप जानते हैं डॉल किसको बोलते हैं, ये डॉल की स्पेलिंग है ना। डॉल का मतलब होता है गुड़िया, गुड़िया का घर नाम से अनुवाद भी किया है। एकांकी संग्रह की बात करें तो एकांकी संग्रह में प्रलय के पंख पर अशोक वन इनका बहुत पूछा जाता है। 1950 ईस्वी भगवान मनु तथा अन्य एकांकी, इनके अधिकांश एकांकी विशुद्ध नारी समस्या पर आधारित है। ठीक है, ये समस्या आधुनिक समस्या नाटकों के जन्मदाता हैं और नारी समस्या पर आधारित हैं ज्यादातर इनकी एकांकी, ये भी याद रखा। अशोक वन इनका बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे नाम आता है यहाँ पर जनार्दन प्रसाद झा द्विज। ठीक है, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनके 2 कविता संग्रह, अनुभूति 1933 में आया था और अंतर्ध्वनि। ठीक है, अनुभूति और अंतर्ध्वनि, इनकी समीक्षात्मक रचना प्रेमचंद की उपन्यास कला तथा रेखा चित्र संग्रह चरित्र रेखा 1948 ईस्वी में इस नाम से भी प्रकाशित है। इसके अगर अलावा बात करें तो इनका जो प्रथम कहानी संग्रह है वो किसले है ना, किस्मी नहीं है, किसले है, ध्यान देना। 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था जनार्दन झा का। किसले इनका पूछा जाता है। अन्य कहानी संग्रह में मृदु दल, मालिका और मधुमेह, ये तो मैंने नहीं देखा अभी तक पीवाईक्यू में, लेकिन ये देखा है। ठीक है,